हाँ भाई, सभी को नमस्कार। कल अपना टॉपिक चल रहा था जूल थॉमसन एक्सपेंशन, ये चल रहा था, और उसके लिए लास्ट में अपन ने जूल थॉमसन गुणांक फाइंड आउट किया था। और वो ये बीएससी सेकेंड ईयर की बात हो रही है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, और उसके अंदर अपन ने फाइंड आउट किया था म्यू एच इक्वल टू क्या लिखा था, डेल पी डी पी लिखा होगा, डी पी अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट कौन था, एच था, और उसके बाद में लिखा था अपन ने 1/Cp और टी डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी माइनस वी, ये अपन ने फाइंड आउट कल कर लिया था। और बार बार ये बात बताई गई थी कि इस पूरे के अंदर एच अपना क्या है, कांस्टेंट है। एच यानी एंथैल्पी क्या आपकी कांस्टेंट है। आज हम बात करेंगे, हालांकि ये आज का जो टॉपिक है हो चुका है, कि आदर्श गैस के लिए म्यू एच की वैल्यू क्या होगी और वास्तविक यानी वान डेर वाल गैसों के लिए म्यू एच की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अपने टॉपिक पर चलते हैं अपन। नंबर फर्स्ट, आदर्श गैस, आइडियल गैस। आदर्श गैस के लिए आप सब लोग जानते हो कि आदर्श गैस की जब बात करते हैं तो आपका जो आदर्श गैस स्टेट जो फंक्शन है या अवस्था फलन है वो होता है पी वी इक्वल टू आर टी, एक मोल के लिए। देखो अपने को हमेशा ये निकालना होगा डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी, ठीक बात है ना। तो देखो ये करने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो क्या लिखूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, वहाँ पे क्या लिखा, टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो P तो आपका बाहर पड़ा रहेगा और ये आएगा डेल V अपॉन डेल टी, कांस्टेंट कौन है, P है, कांस्टेंट अपना कौन है, P है। बात समझ आ गई सबके। दैट इक्वल टू R और T का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहीं से आपके पास में क्या, ये दोनों एक जैसे करने चाहिए भाई अपन को। तो ये आपका आ गया डेल V अपॉन डेल टी और कांस्टेंट कौन है, P, और ये लिखा R अपॉन P के लिखा, ठीक बात है। इसी इक्वेशन को मैं यहां से देखो लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, V अपॉन टी भी लिख सकता हूं, V अपॉन टी भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। कैसे लिखा तो आप ऐसे कर सकते, देखो अपने पास था PV बराबर RT, यहां पर देखो इसको इधर ले जाऊं और ये T को इधर लेके आ रहा हूं, P को इधर लेके जा रहा हूं, तो V अपॉन टी बराबर आपका आ जाएगा R अपॉन P आ जाएगा। तो ये तो लिखा है। अब देखो अपन बात करते हैं म्यू एच की, बात करते हैं। म्यू एच अपना था 1/Cp और T डेल V अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट P माइनस V, ये था। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी है। वैल्यू पुट कर रहा हूं तो 1/Cp इक्वल टू टी और यह आ गया आपका V अपॉन टी माइनस वी, टी से टी कैंसिल, V माइनस वी बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। म्यू एच 0 होने का मतलब क्या है, म्यू एच 0 होने का मतलब, तो देखो अपन ने ये बात की थी कि म्यू एच किसके बराबर है, डीपी अपॉन डी के बराबर है, और ये आपका क्या आ गया, 0 प्राप्त हो गया। इसका अर्थ हमेशा ये होता है, 0 आने का मतलब है कि किसी भी गैस के लिए अगर म्यू एच का मान 0 प्राप्त होता तो आप केवल इतनी बात कहोगे कि जूल थॉमसन प्रसार के अंदर उस गैस का न तो तापन हुआ है और न ही क्या हुआ है, शीतलन हुआ है, यानी जेटी एक्सपेंशन प्राप्त नहीं होता है। जेटी एक्सपेंशन में ताप में परिवर्तन प्राप्त नहीं होता है। बात समझ आ गई सबके। चलिए ये तो कर लिया अपने आदर्श गैस के लिए। अब बात करते हैं वान डेर वाल गैस। वान डेर वाल गैस की जब बात होती है तो मेरे हिसाब से अवस्था फलन आपके याद है। तो नंबर 2 ये लिखा मैंने वान डेर वाल या वान डेर वाल गैस, या हो सकता है इसकी जगह पे लिखा जाए वास्तविक गैस। जब दोबारा ये बात करता हूं, क्या फाइंड आउट करोगे, करना अपन को फाइंड आउट करना म्यू एच, और म्यू एच क्या है, dp अपॉन dt, कांस्टेंट कौन है, h, दैट इक्वल टू 1/Cp और t
डेल वी अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट कौन है, पी माइनस वी, ये फाइंड आउट करना है। तो ये निकालना अपन को, ठीक है। तो देखो अवस्था समीकरण जो है वो दिया जाता है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और ये लिखा वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। मेरे हिसाब से सबके याद है। इसी इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में वही तो थोड़ी देर पहले काम किया था, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, उसमें क्या लिखा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो P का तो क्या आ जाएगा 0, प्लस इसका लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपका -2a अपॉन वी स्क्वायर, और V का हो जाएगा डेल V अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट कौन है, P है। ये बात समझ आ गई। ये थोड़ा सा गलत होगा, स्क्वायर नहीं V क्यूब, V की पावर -2 का करेंगे तो ये होगा, दैट इक्वल टू T का करता हूं तो ये आएगा R अपॉन वी माइनस बी, ठीक है। नीचे वाली स्टेप का करता हूं तो ये आ जाएगा -RT अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर, और V का जब करते हैं डेल V अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट कौन है, P है। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंशिएट आपको आता है, ठीक है। फिर बाद में डेल V और डेल टी की टर्म्स को एक साइड में कर रहा हूं, साथ साथ आपको देखो ये थोड़ा, चलो लिख देता हूं पहले। तो ये आ गया आपका RT अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये लिखा डेल V अपॉन डेल टी, कांस्टेंट कौन है, P। एक सेकंड रुको, दो स्टेप साथ ही कर देता हूँ। इन दोनों में से डेल V अपॉन डेल टी कॉमन आ रहा है, -2a अपॉन वी क्यूब, और बाहर कौन आ गया आपका डेल V अपॉन डेल टी, कांस्टेंट P है, दैट इक्वल टू R अपॉन वी माइनस बी। मेरे हिसाब से क्लियर होगी सबके। अब देखो ये बाहर निकालूँ, कॉमन निकालूंगा ये स्टेप, ठीक है ना। तो कॉमन निकालते हैं तो आपको प्राप्त होगा RT अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1, और इधर ये क्या होंगे सबको पता है मेरे हिसाब से, 2a वी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वी क्यूब RT, ये भी समझ आ गया। और ये लिखा मैंने डेल V अपॉन डेल टी, कांस्टेंट कौन है, P, और R अपॉन वी माइनस बी। एक चीज़ साफ साफ दिख रही है, इस R से ये R कैंसिल, और V माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगली स्टेप में मैं क्या करता हूँ, एक तो T और डेल V अपॉन डेल टी इसी साइड में रख लेते हैं क्योंकि अपने पास यही है ना। तो देखो ये तो लिखा T और ये लिखा डेल V अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट कौन है, P, दैट इक्वल टू ये V माइनस बी उस साइड में जाएगा, तो ये लिखा V माइनस बी लिखा अपॉन, ये R कैंसिल हो ही गया था। अब ये पूरी टर्म कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वी क्यूब RT। कर सकता हूँ ऐसा काम, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ये T साइड में रख लिया अपन ने। अब देखो अपन लोग जानते हैं कि V जो है ना, V वो स्मॉल b की तुलना में बहुत बड़ा होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर v माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसको लगभग v स्क्वायर मान लूँगा। अगर लगभग v स्क्वायर मानता हूँ तो ये पूरी की पूरी टर्म इसको कैंसिल कर देगी। बात समझ आ गई सबके। तो देखो अपना आगे क्या करते हैं, यह लिखा t डेल v अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट p दैट इक्वल टू ये लिखा v माइनस बी अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी बचेगा। ये बात भी क्लियर होगी सबके। हमें समझ में आना चाहिए। मेरे हिसाब से आप सबको ये चीज़ मालूम भी है कि b है वो वेरी स्मॉल होता है कंपेयर टू v। इसी स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस बी
और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी की पावर क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। अब देखो आप सबको मालूम है कि बाइनोमियल थ्योरम्स हैं 1 प्लस एक्स की पावर n को लगभग क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि x है वो 1 से बहुत छोटा होता है। अपने इस स्टेप के अंदर x की जगह पर ये है और ये 1 से बहुत छोटा है, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि v नीचे है, r भी नीचे है, ऊपर तो केवल a है, a भी बहुत ही छोटा होता है। तो इसी स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आपके पास में आएगा t डेल v अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट क्या कर दिया p कर दिया, दैट इक्वल टू v माइनस बी तो है ही, और यह आपका आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2a अपॉन वी आर टी, यह आ जाएगा 2a अपॉन वी आर टी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा अब मैं, तो v माइनस बी का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा v माइनस बी। अब v का इससे कर रहा हूं तो यह आपका आ जाएगा 2a अपॉन आर टी, समझ आ रहा है। v का इससे करूँ तो v से v कैंसिल, अब b का इससे करूंगा तो यह आ जाएगा माइनस 2ab अपॉन वी आर टी। दोबारा ये एक बहुत ही वेरी स्मॉल क्वांटिटी है क्योंकि a और b बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू v, तो इसको आप मान सकते हो वेरी स्मॉल है, तो आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, नियर इक्वल टू क्या मान सकते हो 0 मान सकते हो। तो स्टेप क्या बच गई अपने पास में, अपने पास में बच गई t डेल v अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट कौन है p, तो v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी, ये बच गया। यह मान किस में रखूं, म्यू एच में रखने पर हाँ भाई देखो ये मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ, ये सेम स्टेप जो आज के तो वीडियो के अंदर जो चल रहा है पहले भी किसी वीडियो के अंदर मैंने किए हैं, और कहाँ किए हैं वो बता देता हूँ, मैक्सवेल इक्वेशन के बाद में किए हैं। तो आप ये मत समझना वो और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा म्यू एच इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट एच दैट इक्वल टू 1 अपॉन सी पी, यहाँ था t डेल v अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट p माइनस 1 p माइनस वी, तो यह आ गया आपका 1 अपॉन सी पी। इसकी वैल्यू क्या निकाली है, यह निकाल रखी है, तो रखूँगा v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी, ये आर है, फिर ये v लिखूँगा, ये v लिखा, v से v आपका कैंसिल हो गया, आपको क्या प्राप्त हो गया 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी आपको प्राप्त हो गया है। ये बराबर है डी पी अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट कौन है एच है, दैट इक्वल टू म्यू एच। अब ये स्टेप अपन को डायरेक्ट याद भी रखनी है। अब देखो मेरी बात सुनो, आदर्श गैस की जब बात हुई थी तो ये शून्य प्राप्त हो गया था, और आपने ये बोल दिया था कि आदर्श गैस पर जूल थॉम्सन एक्सपेंशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसका न तो तापन होता नहीं शीतलन होता है। लेकिन ये यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं हुआ है 0। इसका अर्थ ये होगा कि वास्तविक गैसों के लिए या तो तापन होगा या शीतलन होगा, ठीक है ना। तो देखो 3 केस बनते हैं, बहुत ही अच्छे केस बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, मैं केवल इन 2 से बात करूंगा यहाँ से, इसके अंदर से इसी जो कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसी से आपका म्यू एच या तो नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो आपका फर्स्ट है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में आप लिखोगे यदि आपका 2a अपॉन आर टी है वो ग्रेटर देन बी हो, ग्रेटर देन बी हो तो आप क्या लिखोगे कि म्यू एच आपको प्राप्त होगा पॉजिटिव। बात समझ आ रही है मेरे हिसाब से, म्यू एच पॉजिटिव होने का अर्थ आपका क्या है, चलो यहाँ कर देता हूँ कि डी पी अपॉन डी टी, ये भी आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक बात ना। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपका ये है कि अगर आप P को कम करोगे तो T भी कम, और P को ज़्यादा करोगे तो T भी ज़्यादा। अपन ने जूल एक्सपेंशन के अंदर क्या किया था, P कम किया था, तो मैं लिखूंगा यदि P आपका कम किया जाए
तो T भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थ क्या निकला इसका, यानी इस स्थिति में अगर किसी गैस के लिए यह कंडीशन फुलफिल होती है तो आप ये कहोगे कि उस गैस का शीतलन होता है। क्या होता है, शीतलन होता है। मेरे हिसाब से समझ आई ये बात सबके। केस नंबर 2 आपका ये बनता है कि यदि 2A/RT है वो लेस देन B हो जाए। लेस देन B होते ही आप क्या लिखोगे कि dP/dt इक्वल टू आपका नेगेटिव आएगा, यानी μH है वो नेगेटिव आएगा। और इस नेगेटिव आने का मतलब है ये कम तो ये ज्यादा और ये ज्यादा तो ये कम। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अपन ने ये किया था यदि P आपका कम हो रहा है, यानी P को अगर घटाया जाए, P को क्या किया जाए, घटाया जाए, तो T आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या निकला, अगर किसी वास्तविक गैस के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका अर्थ ये निकला उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी उसका तापमान होगा। जूल थॉमसन एक्सपेंशन के अंदर उसका क्या होगा, तापमान होगा। बात याद होगी सबके। केस नंबर 3 और इंपॉर्टेंट केस देखो, केस नंबर 3, यदि आपका 2A/RT है वो B के बराबर हो जाए, 2A/RT है वो क्या हो जाए, B के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका dP/dt, यहाँ लिख देता हूँ dP/dt है वो 0 होगा। और या फिर ये लिखो या μH इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस स्थिति के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक बात है, यानी किसी इस स्थिति में गैस का न तो तापन होगा न ही शीतलन होगा। अब देखो ये जो टेम्परेचर प्राप्त होता है जहां पर न तो तापन होता न शीतलन होता है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन, व्युत्क्रमण ताप। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमण ताप। यदि माना व्युत्क्रमण ताप आपका Ti है, Ti है, तो यहां से देखो क्या प्राप्त होगा, आप लिखोगे 2A/RTI इक्वल टू B, और ये इसी से आपके पास प्राप्त हो जाएगा Ti इक्वल टू 2A/RB। ये तो देखो फॉर्मूला ध्यान में रखना अपन को। अब बात ये आती है डेफिनेशन, परीक्षा के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन किसे कहते हैं, या डिफाइन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन, या डिफाइन परिभाषित कीजिए कि व्युत्क्रमण ताप क्या है। तो आप क्या लिखोगे, व्युत्क्रमण ताप वो ताप है, दो डेफिनेशन बताता हूँ आपको। व्युत्क्रमण ताप वो ताप है जिस पर जूल थॉमसन या जूल थॉमसन एक्सपेंशन के अंदर, प्रसार के अंदर न तो तापन होता है और न ही क्या होता है, शीतलन होता है। डेफिनेशन नंबर 2 आप ये बोल सकते हो कि जूल व्युत्क्रमण ताप वो ताप है जिससे कम ताप पर तो गैस का शीतलन होता है और ज़्यादा पर गैस का क्या होता है, तापन होता है। इसको ऐसे ही समझो, ये आपका Ti है, इससे अगर आप कम की ओर जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, शीतलन, और ज़्यादा की ओर जाते हो तो क्या होगा, तापन। दोबारा समझो इस बात को। अगर किसी गैस का प्रारंभिक ताप, डेफिनेशन को दोबारा आसानी से ऐसे करना अगर डेफिनेशन आ जाती है तो, कि यदि किसी गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप से कम होता है तो उसका शीतलन होता है। अगर किसी गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप से ज़्यादा होता है तो उसका क्या होता है, तापन होता है। और उसका फॉर्मूला आप ये लिख के आओगे एग्जाम में, Ti इक्वल टू 2A/RB। बात याद होगी, अरे बात याद होगी ना, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक समझ आई बात मेरी। एक बार दोबारा बोलूँ, अगर आप व्युत्क्रमण क्यों बोला, क्योंकि व्यवहार चेंज हो रहा है, पहले तो शीतलन और बाद में तापन। फिर यहाँ आपको वो आंसर मिलेगा कि हाइड्रोजन और हीलियम का मतलब व्युत्क्रमण ताप है, हाइड्रोजन की बात करूं वो होता -80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ रखेंगे -80। सामान्यतः -80 टेम्परेचर बहुत देखो सामान्यतः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक बात है ना। तो देखो सामान्यतः अगर हाइड्रोजन गैस को आप जूल थॉमसन एक्सपेंशन करोगे तो उसका क्या होता है, तापन होता है, क्योंकि उसका प्रारंभिक ताप -80 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बात समझ आएगी।
अगर हाइड्रोजन का शीतलन आप करना चाहो तो उसका प्रारंभिक ताप -80 से कम करना होगा। किससे कम करना होगा? -80 से कम करना होगा। फिर देखो, आप अगर μH को दोबारा लिखना चाहें इस Ti के टर्म्स में तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो देखो μH इक्वल टू अपना आया था 1/Cp 2A/RB RT -B, ये था मेरे हिसाब से। तो इसी को मैं B को बाहर निकाल लूँ तो B और Cp आ जाएगा। ये क्या बन गया आपका 2A/RB और ये लिखा T-1 लिख सकता हूँ। और 2A/RB किसके बराबर है? B/Cp, ये आ गया आपका Ti/T-1। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। ये याद नहीं करना है, याद आप ये करोगे और उससे पहले लिखा था वो याद करोगे। μH इक्वल टू dP/dt कॉन्स्टेंट H इक्वल टू 1/Cp कोष्टक T del V/del T -B, वो फॉर्मूला पे याद करोगे। तो देखो इस प्रकार से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।